तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम यानी कि सीखना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसीलिए आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ये दो इमेजेस हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक कैंडल है। अब मान लीजिए कोई एक बिल्कुल छोटा बच्चा है जिनको इन चीज की नॉलेज नहीं है कि ये कैंडल है या आग है, फायर है, ये क्या चीज है, इससे क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो वो सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है कि वो हर चीज को टच करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंसी में स्टेज में होते हैं, तो उनके जो सीखने की माध्यम होता है या सोर्स कहें हम, तो वो उनकी सेंसेस होती है। बच्चे अपने सेंसेस के द्वारा ही सीखते हैं। चीजों को देखकर, सुनकर, उनको छूकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब बच्चा छोटा है, अब उसके सामने आप कैंडल रख दीजिए, कोई दिया रख दीजिए, तो वो क्या करेगा? तुरंत उसको छूने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा आया, अब उसने कैंडल को छूने की कोशिश की। अब जब कैंडल को वो छुएगा या दिए को वो छुएगा आपको, तो सीधी सी बात है उसके हाथ में जलन लगेगी, उसका हाथ जलेगा। अब जैसे ही हाथ जलेगा वो अपने हाथ को पीछे हटा लेगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टाइम उसके आगे कुछ दिया या कैंडल रखते हैं या उसके आगे कुछ इस तरह की सेम चीज कुछ दोबारा आती है, तो वो क्या करेगा? दोबारा उस चीज को छुएगा? नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि उसे पहले बार में पता चल चुका है कि ये चीज गर्म है, इसको छूना नहीं है, या आग को छुआ नहीं जाता है। तो जब उसके सामने पहली एक कंडीशन आई तो उसने छूकर देखा, और जब उसको ने छूकर देखा और उसको पता लगा है गर्म है, तो उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, ठीक है। उसको अनुभव हुआ, उस चीज का, गर्म चीज का अनुभव हुआ, और अपने अनुभव के तौर पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, बिहेवियर में चेंज आ गया। क्या चेंज आया? पहले जहां वो दीपक को देखकर, दिए को देखकर आगे बढ़ रहा था, उसे छूने की कोशिश कर रहा था, दोबारा उसके बाद में उसने उसको छुआ नहीं, ठीक है, वो उससे दूर भागा, तो जो उसका बिहेवियर था वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी इसको हम क्लियरली जब डेफिनेशन देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बच्चा पहले उसने कुछ देखी, कंडीशन दी, ठीक है, और उसके बाद उसने उसके लिए रेस्पॉन्स किया। अब रेस्पॉन्स से उसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, कुछ ना कुछ अनुभव मिला। उस अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के बेस पर उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास इमेज है सामने इंजेक्शंस की, ठीक है। ये सिर्फ जो ये इमेजेस लगाई हैं वो सिर्फ इसीलिए लगाई गई है क्योंकि जो इमेज के द्वारा अगर हम कुछ सीखते हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल बैठ जाती है बात, हम उस चीज को भूलते नहीं है, इसीलिए हमने इमेज को इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो दूसरी इमेज है इंजेक्शन। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसको सबसे पहली बार आपके डॉक्टर के पास लेकर जाइए इंजेक्शन के लिए, टीके वगैरह जो लगते हैं, ठीक है। अब शुरू में तो उसको नहीं पता होता ना कि सुई से दर्द होगा, सुई लगेगी, इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा, तो वो स्टार्टिंग में कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उसको इंजेक्शन लगेगा, उसको पेन होगा, उसको दर्द होगा, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन देगा, ठीक है, रिएक्शन देगा, रोने लगेगा। अब जब दोबारा उसको डॉक्टर के पास लाएंगे, चाहे आप इंजेक्शन के लिए ना भी ला रहे हो, तो भी वो रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं माइंड में जो उसके साथ पहला एक्सपीरियंस हो चुका है वो बातें आएंगी। उसको यही लगेगा कि इंजेक्शन दोबारा लगने वाला है, ठीक है, चाहे लगने वाला हो चाहे ना लगने वाला हो। तो जो उसका पहला एक्सपीरियंस मिला, पहले कंडीशन आई, सबसे पहले कोई कंडीशन रखी गई उसके सामने, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स के साथ उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसका चेंज, जो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो गया। तो ये दोनों बातें इसमें समझने की थी। तो अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकल कर आती है लर्निंग की, यानी कि सीखने की। अधिगम क्या होता है? अधिगम यानी कि सीखना। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव रेस्पॉन्स है टू ए सिचुएशन। कोई कंडीशन आपके सामने है, उसके सामने उस कंडीशन के प्रति, उस कंडीशन को लेकर आप जैसे ही एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं तो आप कुछ ना कुछ लर्न कर लेते हैं। सीधी सी बात है, बच्चे ने उसको छुआ, बच्चे के सामने कंडीशन रखी गई, कोई एक दीपक रखा गया, ठीक है, कोई कैंडल रखी गई, तो तुरंत उसने एक्टिव रेस्पॉन्स किया, तुरंत उसकी तरफ जाने की कोशिश करी, उसको छूने की कोशिश करी। तो जब छुआ तो उसको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो क्या है? एक्टिव रेस्पॉन्स है, सक्रिय प्रतिक्रिया है। किसके लिए?
कोई भी सिचुएशन हो, कोई कंडीशन आपके सामने रखी जाए। दूसरी लाइन देखते हैं कि जो सीखना है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब सीधी सी बात है, आपने दोनों एग्जाम्पल देखे, बच्चे को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला ना, चाहे वो दीपक के छूने से हो, चाहे वो इंजेक्शन के लगने से हो, बच्चों को एक्सपीरियंस मिला, उसे अनुभव मिला। अब उस अनुभव से उसका व्यवहार बदल गया। पहले जहां उसने बच्चे ने दीपक को छुआ तो दूसरी बार उसने दीपक को नहीं छुआ। पहली बार जब इंजेक्शन के लिए कोई उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जब दोबारा डॉक्टर के पास आते हैं या दोबारा हॉस्पिटल जैसे एनवायरनमेंट में आते हैं तो उसका रेस्पॉन्स बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो अलग हो जाता है। तो जो सीखना है वो क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ये सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल थे आपको देने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो सीखना है उसको किसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब जो स्किनर हुए, वुडवर्थ हुए, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं, तो उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी सीखने को लेकर। सभी सेम है, थोड़ा बहुत वो घुमा फिरा के सिर्फ बातों को कहते हैं। यूपी टेट के अगर रिगार्डिंग देखा जाए तो कभी कभी इनकी जो डेफिनेशन है वो देकर पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है, ठीक है, या ये डेफिनेशन जो है किसने दी है। कभी कभी आता है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो पहला है, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने क्या कहा कि जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग है वो प्रोसेस है किसकी? प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन। जो आपका बिहेवियर है उसमें उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यानी कि आप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और उसको अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में सामंजस्य ढालते जाएंगे, उसको एडॉप्ट करते रहेंगे। वुडवर्थ ने कहा कि नए ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि हम लाइफ में नई नई नॉलेज लेते रहते हैं, नई नई कंडीशंस में आप रिएक्शन करते रहते हैं, रेस्पॉन्स करते रहते हैं, और वही सब क्या है? आपका सीखना है। क्रो ने दी कि जो सीखना है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि जो लर्निंग है वो क्या है? एक्वाइजेशन है, अर्जन है किसका? हैबिट्स का, नॉलेज का एंड एटीट्यूड का। आप में कोई आदत पड़ गई, ठीक है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया, वही तो सीखना है। नेक्स्ट है गेट्स व अन्य जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने दिया था कि सीखना जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आपको एक्सपीरियंस हुआ या कोई आपको ट्रेंड करे, दोनों चीजें इसमें आ जाती है। सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर तो हम डेली लाइफ में सीखते हैं, लेकिन अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, किसी स्कूल में जाकर बात करें, तो वहां आपको ट्रेंड किया जाता है, कोई नॉलेज दी जाती है, तो उसके बेसिस पर भी आपके बिहेवियर में चेंज आता है। यानी कि एक बात है कि आपको रोज किसी चीज को करने के लिए कहा जाए। अब एक सिंपल सी एक आदत है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, अब वो आपको अनुभव तो नहीं मिलेगा, अनुभव तो बहुत कम चांस है। इसके क्या चांस होंगे? आपको रोज कहा जाए, रोज सुबह उठा जाए, रोज ट्रेनिंग दी जाए, रोज सुबह उठाया जाए टाइम पर, तो क्या हो? आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा सुबह उठने के प्रति। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जिसको आप लर्न कर लेंगे। लर्न करने की तो जरूरत नहीं है, खास ध्यान आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है। इनको आपको किसी को भी याद नहीं करनी है, सिर्फ एक बार समझ लेना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप, और जब उसके ऑप्शन आएंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होना है। तो इसको थ्योरी की तरफ बिल्कुल भी याद मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है अधिगम की लर्निंग की। आपने अभी देखा कि लर्निंग है क्या, ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जीवन भर चलता है। जो हमारी लर्निंग है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन भर चलता है। हमारी गर्भावस्था से लेकर, या कहीं तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 30 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक कोई एक लिमिटेड पीरियड है, इसके बाद कोई सीख नहीं सकता। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम सीधी सी बात कहते हैं, हम इसकी सीखने की कोई उम्र नहीं है। और वही चीज है एक्सपीरियंस, तो क्या है, मृत्यु तक भी हमें कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मिलता रहता है, ठीक है। तो जो लर्निंग है वो क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा है परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। बिहेवियर में आपके चेंज हो रहा है, आप सीखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके बिहेवियर में चेंज होता जा रहा है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी कि जो सीखना है या अधिगम है वो सार्वभौमिक है। अब सार्वभौमिक से क्या मतलब है? सार्वभौमिक से ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही लर्निंग का जो ये रूल है वो फॉलो होता है, या सिर्फ मनुष्य ही सीखते हैं। नहीं, संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु हो, सभी के बिहेवियर में चेंज आता है, सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा थॉर्नडाइक ने नियम दिया सीखने का,
ठीक है, कोहलर ने नियम दिया सीखने का, सभी ने अपने अपने सीखने के नियम दिए। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके बताया कि भाई बिल्ली स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करती है। तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, अलग एक एक्सपेरिमेंट है, जिनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हर जीव जंतु, हर प्राणी के लिए ये सेम रूल है। हर प्राणी कुछ ना कुछ जीवन से अनुभव करता रहता है और सीखता रहता है। अब सिंपल से एग्जांपल आप एक किसी डॉगी का ले लीजिए। आप डॉगी को एक दिन कुछ खाने के लिए दीजिए, ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ अनुभव मिला कि भाई ये व्यक्ति है जो मुझे खाने के लिए दे सकता है। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे से आपके पास आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप उसको खाना देने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, आपके कोई गली में, स्ट्रीट में कोई डॉग है, आप उसको डेली शाम को 4 बजे या कोई एक लिमिटेड टाइम रख लीजिए कि 4 बजे हमें इसको खाना देना है। आप रोज उसको 4 बजे खाना दीजिए, तो उसकी हैबिट पड़ जाएगी, वो एग्जैक्टली 4 बजे ही वहां पर आपके गेट के सामने आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट पड़ गई है, डेली उसको देख देख कर एक्सपीरियंस हो गया है कि इस टाइम पे हमें खाना मिलता है। भले ही डॉग के पास चाहे घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको सब चीज का जो एक्सपीरियंस है वो मिलती रहती है, वो चीजों को सीखते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, ठीक है। लर्निंग इज डेवलपमेंट, जो सीखना है वो एक विकास है। अब आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहेंगे और आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग जो है, अधिगम जो है वो अनुकूलन है। अब सीधी सी बात है, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे तो आप एडजस्ट भी करेंगे, एडजस्ट करना भी सीखेंगे। अनुभवों का संगठन है, जो अधिगम है या सीखना है वो क्या है, हमारे जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन रूप है, संगठित रूप है। हमें लाइफ में हर पल, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, उनको हम अपने बिहेवियर में लगाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, और उनका एक संगठित रूप मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज पर्पसिव, हम हर चीज को किसी ना किसी उद्देश्य से करते हैं। हम कुछ सीख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कुछ चीजों में तो हमें उद्देश्य डायरेक्ट दिखता है, हम स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनका उद्देश्य हमारे सामने डायरेक्ट है कि भाई हमें एक सफल इंसान बनना है, हमें अपनी आजीविका चलानी है, हमें जॉब करनी है, उनका उद्देश्य हमारे सामने सिंपल है। लेकिन कुछ कुछ अधिगम ऐसे भी होते हैं जिनका हमें कोई उद्देश्य हमें डायरेक्टली नहीं समझ में आता, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज पर्पसफुल होती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज इंटेलिजेंट, विवेकपूर्ण है, जो अधिगम है वो विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज एक्टिव, जो अधिगम है वो सक्रिय है। अगर आप सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो आप लर्निंग कर ही नहीं सकते। इसका सीधा सा एग्जांपल अभी मैंने बच्चे के बारे में बताया। अब बच्चे के सामने दिया आया, दीपक आया या कैंडल आई, ठीक है, तो उसने उसके प्रति एक एक्टिव रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तुरंत उसकी तरफ भागा और उसको टच करने की कोशिश की। लेकिन अगर बच्चा उसकी तरफ कोई रेस्पॉन्स ही ना दे, अगर बच्चा जहां बैठा है जैसे जो कर रहा है वो करता रहे और उसकी तरफ कुछ करे ही ना, रेस्पॉन्स ही ना दे अपना, तो क्या वो सीखेगा कि ये चीज गर्म होती है या ये चीज आग है, इसको नहीं छूनी चाहिए? नहीं सीखेगा, क्योंकि उसने उसकी तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। रेस्पॉन्स नहीं किया तो उसको टच नहीं किया, और टच नहीं किया तो उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो सीधी सी बात है, अगर हम सक्रिय हैं यानी कि एक्टिव हैं हम किसी काम के लिए, हम अपने रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ देते हैं, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो ही हम सीख सकते हैं, वरना कुछ नहीं सीख सकते। आपकी क्लास में टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर हम एक्टिवली होकर, सक्रिय होकर उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं। अगर हम अपने आंख कान सब चीज बंद करके और बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाएं और भले हमारा दिमाग कहीं हो रहा है, तो हम कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो इस प्रकार ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अधिगम की विशेषताएं थी कुछ। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से बन जाता है कि भाई जो अधिगम है वो अधिगम है डैश करके आ जाएगा, ऑप्शन में आपके आ जाएगा कि सार्वभौमिक है या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे देंगे, वो पूछेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी आपसे कराए जाएंगे। अब ये एक बार लर्निंग का हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में टॉपिक किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब लर्निंग का जो चैप्टर है वो करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो उस सेक्शन को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अगर हमें ये लगता है कि हम इस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करा पाएंगे तो हम उस सेक्शन को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, सीडीपी स्टार्ट हो चुका है, तो ये मानिए कि सीडीपी की कंप्लीट तैयारी आपको इस पे देखने को मिलेगी, हर चीज A to Z से, A से लेकर Z तक, ठीक है। इससे अलग हम मैथ्स की तैयारी भी अभी 1-2 दिन के अंदर ही हम स्टार्ट कर देंगे। उसके सेशन भी रोज आपको 1 या 2 वीडियोस आपको उसको देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप दोस्तों, जो सीखने से को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वो फैक्टर्स, वो बातें जो कि हमारे अधिगम को अफेक्ट करती है, यानी कि जिन पर हमारा जो अधिगम है वो डिपेंड करता है, उनका होना ना होना हमारे अधिगम को, हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। उन फैक्टर्स को क्या है, 5 भागों में अलग अलग डिवाइड किया है मैंने आपके सामने। अब ये अगर हम एक साथ दिखाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा घोच-पोच हो जाएगी, बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि ठीक है, तो हमने इनको सभी जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को एक टेबल में आपके सामने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगी और एक बार देखते ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे फिर इसको। ठीक है, तो जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको ये सब याद नहीं रखना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये तो सिर्फ इजी बनाने के लिए टेबल की फॉर्म में किया गया है ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला है आपको विद्यार्थी से संबंधित कारक, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है, देखते हैं। सबसे पहला है सीखने की इच्छा। अब आप सीधी सी एक बात बताइए, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके सीखने की इच्छा क्या उसके सीखने पर अफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर बच्चा सीखना ही नहीं चाहता कोई चीज तो क्या आप उसको सिखा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सिखा पाएंगे। आप चाहे कितना ही एफर्ट कर लीजिए, एफर्ट्स डाल लीजिए, कितना ही इफेक्टिवली आप उसको सिखा लीजिए, कितनी ही एक्सपेरिमेंट यूज कर लीजिए, कुछ भी आप मेथड यूज कर लीजिए, लेकिन अगर सामने वाले बच्चे के जो माइंड है या जो इच्छा शक्ति है वो सीखने की नहीं है तो आप उसको सिखा नहीं सकते। ठीक है, वहीं पर अगर सामने वाला बच्चा सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित है, वो सीखना चाहता है किसी चीज को, तो उसे टीचर की भी जरूरत नहीं, वो हर चीज को अपनी तरफ से सीख लेता है। और अगर टीचर सिखा रहे हैं तो अगर थोड़ी बहुत कमी टीचर की रह भी जाती है तो उसको वो अपने आप से पूरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको सीखने के प्रति लगन है, वो सीखना चाहता है हर चीज को। अगर कोई चीज कमी है तो वो दूसरी जगह से ट्राई करेगा, लेकिन वो उस चीज को सीख कर रहेगा। तो जो सीखने की इच्छा है बच्चे में, स्टूडेंट्स में जो सीखने की इच्छा है, वो एक मेन कारक है, इफेक्ट फैक्टर्स है जो कि लर्निंग को, अधिगम को अफेक्ट करता है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, एजुकेशनल अचीवमेंट्स। बच्चे की कितनी एबिलिटी है एजुकेशन के लेने की, एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये बातें भी उसके लर्निंग पर अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बच्चे की क्या क्या आकांक्षा है, उसका जो आकांक्षा का मतलब उसका क्या स्तर, किस लेवल की आकांक्षा है, ये बात भी उस पर डिपेंड करेगी। सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, इनमें कुछ अंदर डिटेल से जानने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है। ठीक है, एक बार इन सभी को पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी, फिर आप इनको नहीं भूलेंगे। अब आकांक्षा का स्तर है, बच्चे का क्या आकांक्षा है, उसका लेवल क्या है एस्पिरेशन का, ये भी बात उसको अफेक्ट करेगी लर्निंग को। नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब बच्चे की बुद्धि कैसी है, ये भी आपको लर्निंग पर इफेक्ट करेगी। कोई बच्चा है जिसकी जो बुद्धि स्तर है वो बहुत अच्छा है तो वो हर चीज को जल्दी सीख लेगा, और जिसका जो बुद्धि स्तर है वो कम है तो वो थोड़ा सीखने में टाइम लगाएगा, थोड़ी ज्यादा समय लेगा एक बात को सीखने में। ठीक है, संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन क्या है बच्चे की, ये भी अफेक्ट करती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल है बात बात पर तो वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और कई कई बातों में इमोशनल होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए। तो जो इमोशनल कंडीशन है बच्चे की वो भी अफेक्ट करती है। तो ये तो स्टूडेंट से रिलेटेड कि बच्चे की सीखने की शक्ति है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं, उसका जो आकांक्षा है उसको क्या लेवल है, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या क्या है, उसके इंटेलिजेंस से क्या क्या है, ये सभी बातें किस पर, उसकी लर्निंग पर अफेक्ट करती है। अब देखते हैं टीचर्स की कौन कौन सी बातें हैं रिलेटेड टू टीचर्स, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग को। विषय का ज्ञान, अब सीधी सी बात है, आपको टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, उनको उस विषय का क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, इस बात पर आपकी लर्निंग अफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर टीचर्स को अपने विषय से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज है तो वो क्या करेगा, बच्चों को भी प्रॉपर नॉलेज देगा, तो आपको जो लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर टीचर्स को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है या ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है तो जितनी नॉलेज उसको होगी उतनी नॉलेज वो आपको दे पाएगी। ठीक है, तो उतनी लर्निंग आपकी कम होगी। दूसरा है अध्यापक का व्यवहार। अब टीचर्स का बिहेवियर कैसा है ये बात भी अफेक्ट करता है। अब एक टीचर तो है जो बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब एक फ्रेंडली वे में होकर पढ़ाते हैं, तो क्या होगा, बच्चे उनसे फ्रेंडली वे में हर चीज को पूछ सकेंगे तुरंत। अगर कोई डाउट है तो बिना डर के, बिना झिझक के तुरंत पूछ लेंगे, तो जो उनकी लर्निंग है वो काफी अच्छी होगी। एक टीचर है कि उनका जो
उनका जो बिहेवियर है उसकी वजह से बच्चे इतने डरे होते हैं कि वो कुछ पूछ ही नहीं पाते। अब जब बच्चे कुछ पूछेंगे नहीं तो उनकी लर्निंग कहाँ से होगी। दूसरा है नेक्स्ट है शिक्षण विधियां, मेथड ऑफ टीचिंग। अब टीचर्स शिक्षण में पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इस बात का भी अफेक्ट करता है। अगर जैसे मान लीजिए ये सीधी सी बात कही गई, अगर बच्चा खुद कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सीखता है। अब वो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है। जितना इफेक्टिवली वो पढ़ाएंगे, जितने इफेक्टिव मेथड्स वो यूज करेंगे, पढ़ाने के तरीके यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपका लर्निंग यूजफुल होगा। अब एक टीचर तो है जो सिर्फ आए और उन्होंने जो भी बात थी लेक्चर्स देकर चले गए, ठीक है, और दूसरे टीचर्स आते हैं, वो आपको समझाते भी हैं, बोर्ड का भी यूज करते हैं, आपको पिक्चर्स भी दिखाते हैं, अगर हो सकता है तो कोई वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, हर चीज दिखाने की कोशिश करते हैं चीजों को समझाने के लिए, एग्जाम्पल भी देते हैं। तो आप किस कंडीशन में ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे? सीधी सी बात है, दूसरी कंडीशन में आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे जहां पर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा हो, जहां पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हो, जहां पर आपको चार्ट, पिक्चर, सब चीज देखने को मिल रहे हो। तो ये बात भी डिपेंड करती है कि जो टीचिंग मेथड्स है वो कौन से हैं। नेक्स्ट है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर क्या है। अब जो टीचर है उनका जो मेंटल लेवल है या मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, इस बात पर भी डिपेंड करेंगे। सिखाने की इच्छा, अब जहां पर बच्चे के सीखने की इच्छा अफेक्ट करती है, वहां पर टीचर की सिखाने की इच्छा भी अफेक्ट करती है। अगर कोई टीचर ये कहे कि सिखाने का मन ही नहीं है उसको, तो वो क्या करेंगे, हर टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे कि भाई फॉर्मेलिटी हो जाए और बस अपना काम पूरा हो। हर चीज को कवर को समझाने की कोशिश ना करने के बजाय अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे किसी तरह से कोर्स पूरा हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं, ठीक है। वहीं पर अगर किसी की इच्छा होगी तो वो हर चीज को चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन उस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु से संबंधित, यानी कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो मटेरियल है या कहें तो सिलेबस है, करिकुलम है, उससे रिलेटेड। सबसे पहला है विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर क्या है आपके सब्जेक्ट का, उतनी ही लर्निंग आपकी अफेक्टिव होगी जितना अच्छा आपका जो सब्जेक्ट है उसका नेचर होगा, उसको अफेक्ट करेगी। अब सीधी सी बात है, आपके पास जितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अब हर सब्जेक्ट की लर्निंग जो होती है वो आपकी अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की जो नेचर है वो अलग अलग है। अब साइंस का नेचर क्या है, साइंस लॉजिक होता है, साइंस हो या मैथ हो वो लॉजिक पर डिपेंड करता है, तो उसकी जो लर्निंग है बच्चे की वो बिल्कुल अलग होती है। और अगर बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, तो उसमें क्या है, लॉजिक तो कुछ होता नहीं, जो थ्योरी है उसको आपको रटनी होती है, तो जो उसका लर्निंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित उदाहरण, इनके आपका जो सिलेबस है या कई करिकुलम है, आपकी बुक है, उसमें आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कितने एग्जाम्पल हैं। अगर आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप थोड़ा कम समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया तो क्या है वो आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। आपके आसपास फैमिली में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, उससे रिलेटेड आप कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग, यानी कि बच्चा उस चीज को पढ़ने से पहले की कितनी नॉलेज है, ये बात भी अफेक्ट करती है। आप पढ़ाने जाए, गति के कितने प्रकार होते हैं, आप ये टॉपिक है आज का गति के प्रकार का, लेकिन एक बच्चा तो यह है जिसको गति के बारे में पहले से पता है तो वो गति के प्रकार को अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन एक बच्चा क्लास में वो भी है जिसको गति के बारे में ही नहीं पता। अब अगर किसी को गति के बारे में नहीं पता, यानी कि स्पीड के बारे में ही कोई नॉलेज नहीं है, तो वो स्पीड के टाइप्स के बारे में तो क्या पढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी को मोशन के बारे में नहीं पता तो मोशन, जो टाइप्स ऑफ मोशन है, ये जो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनके बारे में तो क्या ही जानेगा, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस लर्निंग क्या है, ये भी इस बात पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों में कठिनाई का स्तर। अब अभी भी बताया आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, सभी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग है हर बच्चे के लिए। किसी के लिए मैथ्स डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए इंग्लिश डिफिकल्ट होता है, तो सभी के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग है। अब डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा तो जो उसका लर्निंग होगी वो भी अलग अलग होगी। एक सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स आते हैं 90, दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स आते हैं 70। नेक्स्ट है आपका वातावरण से संबंधित कारक, यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सबसे पहला है भौतिक
वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट आपके आसपास का कैसा है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है। जितना हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी नॉलेज होगी, लर्निंग होगी। अब फैमिली एनवायरनमेंट का सीधा साधा उदाहरण है, आप देखिए अगर कोई परिवार है जिसमें हिंदी बोलते होंगे तो वहां पर बच्चे की हिंदी की जो लर्निंग होगी वो काफी अच्छी होगी, और कोई फैमिली ऐसी है जहां पर इंग्लिश बोलते होंगे तो वहां पर इंग्लिश की लर्निंग अच्छी होगी। तो जैसा फैमिली का एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार की जो आपकी लर्निंग है वो अच्छी होगी। अब एक फैमिली का एनवायरनमेंट तो ऐसा है जहां पर जो सभी व्यक्ति हैं, सभी सदस्य हैं, वो कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छे हाईली क्वालिफाइड है, तो वो क्या होगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, तो उनकी जो लर्निंग होगी वो अच्छी होगी बच्चों की। और एक घर ऐसा है जो कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जो उनको ध्यान नहीं दे पाते बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी लर्निंग अलग होगी। नेक्स्ट आपका सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण यानी कि आपकी सोसाइटी कैसी है, समाज कैसा है, आपका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ये भी आप इफेक्ट करता है आपकी लर्निंग पर। मान लीजिए आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अफेक्टेड हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी समाज की सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, तो अगर किसी बात से आप अफेक्टेड है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां नहीं रहेगा, आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो आपकी प्रॉब्लम में अटका रहेगा। मान लीजिए किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आप स्कूल में वहां उस दिन अच्छे से सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका माइंड उसी प्रॉब्लम में फंस कर रह जाता है। नेक्स्ट है उचित सामग्री और सुविधाएं। अब जितनी अच्छी सामग्री आपको मिलेगी, जितना अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा, टीचिंग एड्स आपको मिलेंगी, जितनी ज्यादा आपको सुविधाएं मिलेंगी उतना अच्छा आपका लर्निंग होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक स्कूल ऐसा है या एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको सभी चीजें, सभी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, सभी मटेरियल्स मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहां पर आपकी लर्निंग अच्छी होगी। एक ऐसी भी परिवार है, ऐसी भी फैमिली है जहां पर वो सभी मटेरियल्स को अफोर्ड नहीं कर पाती, सभी मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वहां पर जो लर्निंग लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह है और आजकल थोड़ा उल्टा ही होता है। जो गरीब फैमिली है जिनके पास जो मटेरियल्स नहीं होती हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो ज्यादा हाई लेवल पर जा रहे हैं, और जिनके पास सब सुख सुविधाएं हैं वो लर्निंग जो है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो हर चीज है जो कि लर्निंग पर आपके अफेक्ट करती है। लास्ट आपका अनुदेशन से रिलेटेड यानी कि रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन, यानी क्लास में आपको कैसा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कैसी टीचिंग दी जा रही है, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं। पहला हो गया अधिगम की विधि, लर्निंग की मेथड, यानी कि आप किस तरह से याद कर रहे हैं, आपका याद करने का तरीका क्या है। एक बच्चा है जो लिख लिख कर याद कर रहा है, एक बच्चा है सिर्फ एक बात को 10 बार रट कर 20 बार रट कर याद करने की कोशिश कर रहा है, तो सभी का जो लर्निंग होगी वो अलग अलग होगी। दूसरा है अभ्यास, आप किसी चीज को कितना प्रैक्टिस करते हैं। अब एक सीधी सी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आप परफेक्ट होंगे किसी भी चीज में। ठीक है, अगर आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन किया, आपको आ गया, आपने लर्निंग अच्छी हो गई, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप भूल गए। लेकिन जहां आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको बिल्कुल पक्का हो जाता है। नेक्स्ट है परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट्स, यानी कि आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिल रही है, आपका क्या रिजल्ट्स आ रहा है, उसका अगर आपको नॉलेज होती रहे, उसका आपको पता चलता रहे तो भी अफेक्ट होगा। अब मान लीजिए सीधे सा एग्जांपल है, आपका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बुरे मार्क्स आते हैं, तो दोनों बातें अफेक्ट करती है। ठीक है, एक किसी को उनसे मोटिवेशन मिलती है और कोई डिमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, यानी कि आप अपना जो नई नॉलेज आप कोई सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आप अपने प्रीवियस नॉलेज से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। आपने बीएड की होगी, बीटीसी की होगी, डीएलएड किया होगा, जो भी आपने किया है या जो आप कर रहे हैं, वहां पर आप एक देखते होंगे जितने भी लेसन प्लान आपने बनाया होगा, सबसे पहला अगर इंट्रोडक्शन स्किल आपकी आती है तो उसमें यही आता है कि आपको पूर्व ज्ञान का जो उसका बच्चे का जितने भी नॉलेज है उसको नए ज्ञान से जोड़ना है, या कहे तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। आप क्लास में एंटर करेंगे तो पहले आप जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा पहले से कितना जानता है, और जितना वो जानता है उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उसको कुछ नया चीज सिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए वही आप गति के प्रकार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गति के प्रकार पढ़ाने से पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप बच्चे गति के बारे में जानते हैं तो कितना जानते हैं, आप इनसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। ठीक है, अब जो वो जानते हैं उसी से ही आगे बढ़कर आप गति के प्रकार को उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
तो वो कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस बात पर अफेक्ट करेगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि सीखने पर, अधिगम पर आपके अफेक्ट करते हैं। ये वीडियोस हो सकता है अभी आपको लगे कि जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन गारंटी के साथ कहते हैं जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस लगेंगे और ये जो वीडियोस है वो बहुत ज्यादा यूजफुल लगेंगे। इनको देखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट लगेगी और 20 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट की लगेगी। हमें बनाने में इसको 2 दिन या 1.5 दिन लग जाए भले, लेकिन आपको देखने में सिर्फ 15-20 मिनट आपको इसमें लगेगी। छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो लेकिन उस जब आप वो देखेंगे वीडियोस को, आपको कहीं नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना है। सब नोट्स आपको बने बनाए हम अवेलेबल कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। दोस्तों, आपकी जो अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, इसमें सीधी आप एक सिंपल सी बात जरूर ध्यान रखेंगे। जो प्रभावशाली विधियां आ जाती हैं, इनकी इफेक्टिव मेथड्स की अगर बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड्स होते हैं वो हमेशा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि चाइल्ड सेंटर का मतलब है ऐसे मेथड्स जिसमें जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं क्लास में, उनको जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी कि जो टीचर्स का रोल होता है वो सेकेंडरी माना जाता है। प्राइमरी रोल जो होता है वो बच्चों का माना जाता है, चिल्ड्रंस का माना जाता है। बच्चे खुद करके सीखते हैं, बच्चे अपने मतलब पूरे एक्टिव रहते हैं उसमें। अगर कहें तो ये सभी विधियां जितनी भी हम इसमें मेथड्स पढ़ेंगे, सभी मेथड्स एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, और इसमें जो बच्चे होते हैं पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। तो इन्हीं जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका मेथड है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। आपके सामने कोई प्रोजेक्ट दे दे, कोई कार्य दे दे, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि आपकी हो गई, अन्वेषण करना। आप इसमें खुद सोल्व करते हैं उसको, जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है खुद उसको खोज करने की कोशिश करते हैं। या कहें एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया। एक्सपेरिमेंट मेथड में आप लैब में जाते हैं, लैब में खुद करने की कोशिश करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, आप खुद प्रयोग कर रहे हैं। खुद प्रयोग करके अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं तो वो आपको बेस्ट रहता है। अगर एग्जाम में भी यूपीटेट का जब एग्जाम आए, अगर आपसे कुछ भी चीज अगर पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि उत्तम है या क्या पढ़ाना अच्छा है या टीचर को क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, तो उसमें अगर कहीं आता है लर्निंग बाय डूइंग, तो आंख बंद करके उसका आंसर लगा देना, वो आपका आंसर सही हुआ। क्योंकि आपके जो यूपीटेट हो या सीटेट हो, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। उसके बेसिस पर अगर आपने ध्यान रख लिया ना, आधे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कहीं ये आ रहा है लर्निंग बाय डूइंग, तो ये तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लर्निंग बाय डूइंग अगर बच्चा कर रहा है तो सबसे बेस्ट आपका तरीका रहेगा। कहीं भी अगर ऑप्शन में लर्निंग बाय डूइंग दिया है तो वो आपका बेस्ट रहेगा। आगे क्वेश्चंस के जरिए भी इनको समझेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। आप किसी की जैसे रोल प्लेइंग हो रहती है, आप किसी की भूमिका करें, किसी का अनुकरण करें, इमिटेशंस करें या रोल प्ले करें, उसके द्वारा अगर सीख रहे हैं तो वो भी एक उत्तम विधि मानी जाती है। सभी जितने भी आप मेथड्स पढ़ेंगे सभी चाइल्ड सेंटर्ड रहेंगी और इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सारे एक्टिव्स रहेंगे। प्राइमरी अगर कहें तो प्राइमरी रोल उनका रहेगा। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और ग्रुप्स बनाकर उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे दिया या कोई उनसे सिखा रहे हैं, कुछ लर्निंग करा रहे हैं, ग्रुप्स बनाकर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर तो उससे तो ये मेथड भी एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं परीक्षण करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद है समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग, यानी कि आप एक ग्रुप बना लिया, आपने 4 बच्चों को 5 बच्चों का, आप 4 फ्रेंड्स है 5 फ्रेंड्स है, आपने ग्रुप बना लिया और उसमें ग्रुप के द्वारा आप सीख रहे हैं तो वो भी अच्छे से सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रेंड्स में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में आप एक साथ 4 जने 5 जने बैठकर कुछ चीज सीखने की कोशिश करते हैं, तो अगर एक के माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरे के माइंड में आ जाता है। तो आप आपस में मिलकर जब सीखते हैं तो वो बहुत अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई चीजें देखकर उनका निरीक्षण करके उनको ऑब्जर्व करके जो आप सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लाल किले के बारे में जानना है, तो क्या होगा, सबसे बेस्ट मेथड लाल किले को जानने का क्या होगा, आपको क्लास में चाहे पिक्चर्स दिखा दें, ठीक है, चाहे वीडियोस दिखा दें, चाहे उनके अंदर की कितनी अच्छे से डिटेल बता दीजिए, चाहे मॉडल भी दिखा दीजिए, लेकिन आपको वो सीखने को नहीं मिलेगा जब आप खुद जाएंगे वहां पर और खुद उसको भ्रमण करेंगे या खुद उसको ऑब्जर्व करेंगे हर चीज को और तब सीखेंगे, तो वो आपका बेस्ट रहेगा।
नेक्स्ट है योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, आप उस पर काम करें। तो सारी मेथड्स क्या हो रही है, बच्चे को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। ठीक है, सारा जो फोकस है इन मेथड्स में बच्चे पर है। टीचर्स पर तो कहीं फोकस नहीं। टीचर पर किस मेथड में फोकस होता है, लेक्चर मेथड में। उसमें क्या होता है, टीचर्स आते हैं, लेक्चर्स देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और चले जाते हैं। बच्चे पूरी तरह से पैसिव हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है, टीचर्स पर। लेकिन ये जो सारी मेथड्स है इनमें मेन फोकस किस पर होगा, बच्चों पर। और लास्ट आपका जो मेथड्स है वो है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस रख दी, कोई सम्मेलन रख दिया, उसमें आपस में आप सीख रहे हैं देखकर समझकर, तो वो भी आपका मेथड बेस्ट होता है, यानी कि उत्तम होता है। इन सभी में अगर बेस्ट करें तो सभी में अगर एक लाइन में बेस्ट करना हो तो लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड है। अगर कहीं ऑप्शन में आ रहा है तो आंख बंद करके इसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और रखना, अगर आंसर में क्वेश्चन अगर आपको हो कौन सी विधि अच्छी नहीं है तो वहां पर आपको इसको नहीं लगाना, क्योंकि तो सबसे बेस्ट मेथड है। तो जैसे ये भी कुछ मेथड्स जो कि इफेक्टिव मेथड से अधिगम के लिए यानी कि बेस्ट मेथड है। अगर आप किसी को बच्चों को सिखाना चाहते हैं कोई चीज तो उनके लिए अगर आप ये चाहें कि आप बेस्ट मेथड यूज करें तो इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ये मेथड आपके इफेक्टिव मेथड्स माने जाते हैं और बेस्ट मेथड माने जाते हैं। अब यहाँ पर इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक एक मेथड को आप लर्न करने की कोशिश करें, नहीं। आपने नाम देखा, नाम से ही आपको पता चल रहा है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ कर रहा है और उससे सीख रहा है। ठीक है, लर्निंग बाय इमिटेशन, बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है। अब आपको इसका मतलब तो पता है कि क्या है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आएगा ना, तो आप देखते ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो इनको कहीं भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि प्रभावशाली विधियों के नाम लिखिए, तो नाम लिखना तो कहीं नहीं आएगा एग्जाम में। तो जैसी एग्जाम की जरूरत है वैसे ही आप याद कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।